नमस्कार। वंदनीय माँ शारदे, प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारीगण, विद्या भारती के पदाधिकारी एवं प्रधानाचार्य बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी एवं स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं, आत्मीय अभिभावक बंधुओं, पूर्व छात्र के संयोजक, पदाधिकारी एवं पूर्व छात्र परिषद के सदस्य। वर्तमान में हमारे भैया और बहनों, आज इस सप्त दिवसीय विशेष व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज अंतिम दिवस, समापन दिवस है। इससे पूर्व हमारे विभिन्न वक्ताओं ने प्रथम दिवस आदरणीय कन्हैया जी ने वर्तमान परिदृश्य में हमारे छात्रों के समक्ष चुनौतियां और उनके समाधान विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। आप संकल्प संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जो IAS PCS की कोचिंग कराते हैं। हमारे से थोड़े से निवेदन पर अपने व्यस्ततम समय में निकाल करके हमें विशेष व्याख्यान हमारे छात्रों के लिए दिया। द्वितीय दिवस पर हमारे आदरणीय ख्याली राम जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती, जिन्होंने संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली विषय पर हम सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया, जिससे हम लाभान्वित हुए। तृतीय दिवस पर आदरणीय ऋषिपाल सिंह जी ने वर्तमान छात्रों के अध्ययन के प्रबंधन के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला, जो हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने विशेष प्रबंधन पर महत्व देते हुए छात्रों को लाभान्वित किया। चतुर्थ दिवस पर आदरणीय डॉक्टर राम सेवक जी ने, जो सरस्वती विद्या मंदिर प्रकाशन के निर्देशक हैं, वर्तमान में छात्रों के शिक्षा पद्धति ई-लर्निंग पर विशेष बल दिया। वर्तमान में हम अपनी शिक्षा को कैसे सक्रिय कर सकते हैं, इसलिए ई-लर्निंग के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे हम उनको शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश विशेष विस्तार से हम सब लोगों को समझाया। पंचम दिवस पर आदरणीय जितेंद्र जी, जिला विभाग प्रचारक हरिगढ़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ने विद्यार्थियों के राष्ट्र निर्माण में भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। हम निश्चित ही उनके व्याख्यान से लाभान्वित हुए। षष्ठ दिवस कल 21 जून को योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऐसे संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया गया। उस विशेष पर्व पर आदरणीय राधारमण जी, जो हमारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने योग शिक्षा और स्वास्थ्य विद्यार्थी जीवन में इसका क्या महत्व है, योग शिक्षा से हम विद्यार्थी जीवन में अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, और 1 घंटा पढ़ने की क्षमता है, उस क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कोरोना महामारी में योग शिक्षा के माध्यम से हम उससे कैसे अपना समझदारी से उसको हम लाभान्वित कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डाला। आज अंतिम दिवस है, समापन दिवस है। आज वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की अध्ययन में कैसे सक्रियता छात्रों की रहे, इस विषय पर हम सब लोग प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। छात्रों को तो हमेशा सक्रिय रहना ही चाहिए, लेकिन वर्तमान में कैसे सक्रिय रह सकते हैं, वर्तमान में क्यों सक्रिय रहें, छात्रों को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, इस विषय की आवश्यकता क्यों है। हम जिस क्लास के भी विद्यार्थी हैं, बालक जब पढ़ने जाता है और पढ़ने से पहले अपने से बड़े भैया बहनों को पढ़ते हुए जब देखता है, तो उसके मन में भी विचार होता है कि भैया पढ़ता है, दीदी पढ़ती है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। और वो घर पर ही अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के विभिन्न प्रकार के गोले, विभिन्न प्रकार की आकृति, स्कूल नहीं जाता उससे पहले ही घर पर प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। फिर जब उसके लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए, कापी बस्ता टांग करके उसको शौक हो जाती है, बड़ा भैया बस्ता पढ़ ले करके जा रहा है,
तो उसका बस्ता लेकर के, उसकी कॉपी लेकर के कुछ न कुछ आकृतियाँ बनाना प्रारंभ होता है और उसको सक्रिय होना प्रारंभ होता है। इसलिए हम सब लोगों को भी सक्रिय होना है, सक्रिय रहना भी चाहिए। सक्रियता की आवश्यकता का क्या है? इस देश के अंदर वर्तमान में बड़ी परिस्थितियां हैं जो हम लोगों के अनुकूल नहीं हैं। इसमें हम सक्रिय रहना क्यों आवश्यक है? हम सब लोगों को मालूम होगा आज हमारे देश के अंदर जो सीमावर्ती देश है, जैसे भारत की एक सीमावर्ती देश है चीन, जिसने 15 जून को हमारी देश की सीमा के अंदर घुस करके हमारे देश की सिपाहियों को 20 सिपाही उसको शहीद हो गए युद्ध में, बिना गोली चलाने के बावजूद भी हमारे देश के 20 सिपाहियों को शहीद हो गए हैं। इसके पश्चात उसकी सह पर उसकी सीमा पर लगा हुआ नेपाल देश, वहाँ पर भी उसने अपने संसद में नेपाल ने एक नया मानचित्र बना करके प्रस्ताव पास किया कि हमारी जो नेपाल देश की सीमा है उसकी कुछ भूमि भारत की सीमा के अंतर्गत है। ऐसा प्रस्ताव पास करके और उस सीमा का उल्लंघन करके और सीमावर्ती क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान, एक किसान की हत्या कर दी और कई किसान उसमें घायल हो गए। पड़ोस में रहने वाला इधर पाकिस्तान, हम सब लोगों को मालूम है, वो आतंकवादी गतिविधियाँ करता ही है। ऐसी वैश्विक महामारी, इससे पूरा विश्व कष्ट में है, अपना देश में भी कष्ट में है। प्रतिदिन 10 से लेकर के 12,000 पॉजिटिव प्रतिदिन होते हैं। तो इस महामारी को हम कैसे बच सकते हैं? इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं? हम सभी छात्र छात्रा, मान लीजिए हम चीन की सीमा पर लड़ने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम इसमें ऐसे में सरकार का सहयोग क्या कर सकते हैं? हम जो पॉजिटिव कोरोना के मरीज हो रहे हैं उनके लिए हम इलाज करने के लिए ना जा सकते, लेकिन हम उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम सहयोग कर सकते हैं। एक जागरूक विद्यार्थी होने के कारण विद्या भारती के अंतर्गत चल रही सरस्वती विद्या मंदिर, उसके पूर्व छात्र होने के नाते हम सजगता है, औरों से हम काफ़ी जागरूक हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। ये भी सरकार के लिए इस वर्तमान परिस्थिति में बहुत बड़ा सहयोग है। कम से कम हम तो इस कोरोना के पॉजिटिव न हों, इसके लिए हमें बचाव करते हुए रहना चाहिए। सरकार तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रही है, हम जागरूक भी कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा करके प्रथम लॉकडाउन, द्वितीय लॉकडाउन, तृतीय लॉकडाउन, चतुर्थ लॉकडाउन, इस समय अनलॉक चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम जागरूक छात्र हैं, तो हमें इसके लिए सक्रिय रहना पड़ेगा। हम अधिक से अधिक समय घर पर रहें। यदि हम बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और मास्क लगा कर के भी निकलें तो भी हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सामाजिक दूरी बना करके रखें। तो कम से कम हम तो पॉजिटिव न हों। हमारे पॉजिटिव होने से भी सरकार को विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। ये भी एक प्रकार का सरकार का सहयोग ही है। यदि हम स्वयं जागरूक होंगे, अपने पड़ोसियों को जागरूक करेंगे, जिस गांव में रहते हैं उसको जागरूक करेंगे, और जिस शहर में रहते हैं और उस मोहल्ले की गली कूचे रहने वाले उनको भी जागरूक करेंगे, तो कोरोना से हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कार्य है हमारा अध्ययन करना, उसमें हम कैसे सक्रिय हो सकते हैं? हम मानते हैं 4 महीनों से विद्यालय हम पढ़ने नहीं आ रहे हैं, 4 महीनों से हम घर पे ही रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो मुख्य हमारी पढ़ाई है उसमें हम कैसे सक्रिय हो सकते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा लगाता है, दैनंदिनी शाखा लगती है, प्रतिदिन स्वयंसेवक शाखा आते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कोरोना की स्थिति देखी और लॉकडाउन लगा, उससे पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ अधिकारियों ने शाखा लगाना बंद कर दिया। शाखा लगाना बंद कर दिया, इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि संघ की गतिविधियाँ बंद हो गई। उन्होंने एक आह्वान किया, जो संघ स्थान पर आकर के शाखा लगाते थे, ध्वज लगा करके उसकी प्रार्थना करते थे, 1 घंटे का शारीरिक करते, वो करना बंद नहीं करें। घर पर ही रह कर के एक कुटुंब शाखा लगाएं, अपने घर पर ही ध्वज लगाएं, अपने घर पर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे और परिवार के सभी लोगों को शाखा से जोड़ें, और शाखा से 1 घंटे के कार्यक्रम करने के पश्चात शरीर को स्वस्थ करने के लिए और प्रार्थना करने के पश्चात ये उन्होंने कुटुंब शाखा का प्रयोग किया। और जितने स्वयंसेवक पहले शाखा नहीं आते थे, उससे ज़्यादा 1 घंटे की कुटुंब शाखा लगा करके
और संघ की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से हम सभी छात्र छात्रा, पूर्व छात्र हैं या वर्तमान के छात्र हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से सीख लेनी चाहिए। जब वो घर पर कुटुंब शाखा लगा सकते हैं तो क्या हम घर पर विद्यालय नहीं लगा सकते? हमको चाहिए, हमारे घर पर प्रत्येक घरों पर पूजा घर है, नहीं है, एक सरस्वती का चित्र लगा करके हम विद्यालय जब आते हैं तो प्रतिदिन सबसे पहले हम सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। वो हम घर पर भी कर सकते हैं। प्रार्थना करने के पश्चात हम प्रतिदिन जो क्लास का वर्क है, क्लास का जो पीरियड, क्लास का जो टाइम टेबल होता है, हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, उससे पहले हम स्कूल आ चुके हैं, इस स्कूल में आ चुके हैं या दूसरे स्कूल में आ चुके होंगे, तो हमने समय सारणी के अनुसार क्लासों में पढ़ना प्रारंभ किया होगा। इसलिए हम सब लोगों को गत वर्ष का पाठ्यक्रम हमारे घर पर बना रखा होगा, क्लास की समय सारणी हमारे घर पर बनी रखी होगी। नहीं है तो हम बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। यदि मैंने 8 घंटे का टाइम टेबल घर पर बनाया, प्रार्थना करने के पश्चात मान लीजिए प्रथम पीरियड मैंने समय सारणी में हिंदी का रखा और 35 घड़ी लगा करके 35 मिनट मैंने हिंदी विषय का अध्ययन प्रारंभ किया। अब हम इसमें अध्ययन में क्या करें? हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके मैंने पाठ्य पुस्तकें खरीद ली होंगी। हमारे ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आपका गृह कार्य जाता होगा, जो भी कक्षा कार्य जाता है, उसको हम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम पर ग्रुप से उसको हम उस समय उतार सकते हैं, या मैंने उतार लिया है तो उसको हम याद करने का काम कर सकते हैं, या हिंदी की पुस्तक लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही 35 मिनट हुए, अपने मन के अंदर मान लिया दूसरी घंटा है, दूसरा पीरियड प्रारंभ हो गया और दूसरा पीरियड मान लीजिए गणित का है, तो हम 35 मिनट अब गणित की पुस्तक निकाल करके, गणित की कॉपी निकाल करके उस सवाल को हल करना प्रारंभ करेंगे। या हमारे अध्यापक ने, हमारे विषयाचार्य जी ने हमको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सवाल दिए होंगे, उस सवालों को उतारें, अथवा हम उसको और आगे गृह कार्य दिया वो उसको करें। ये हम उस टाइम टेबल के अनुसार प्रथम बेला, द्वितीय बेला, तृतीय बेला, चतुर्थ बेला लगातार 4 पीरियड पढ़ करके विषय बदल कर हमने जैसे स्कूल में बैठ कर के अध्ययन करते थे, ये भाव हमारे मन के अंदर आया कि हम स्कूल में हैं। स्कूल के विषय बदल करके पढ़ना प्रारंभ किया और जैसे ही 4 पीरियड हमने पढ़ाई कर ली, उसके पश्चात जिस प्रकार से स्कूल में मध्यावकाश होता है 30 मिनट का, घर पर रह कर के भी उसका हम अभ्यास करें और मान लें कि हम ये मध्यावकाश है, और मध्यावकाश है तो हम घर पर जो भी हमारे यहाँ भोजन बना है उस समय हमें भोजन करना ही चाहिए। और भोजन करने के पश्चात कुछ उछल कूद और घर में घूम घाम करके अपना दिमाग फ्रेश करने के पश्चात 30 मिनट जैसे ही समाप्त होंगे, ये मान करके पंचम पीरियड प्रारंभ हो गया है। और समय सारणी में हमने जिसका पंचम विषय माना है, उस विषय की पाठ्य पुस्तक निकाल करके और उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अध्ययन का तरीका वही है, पुस्तक को पढ़ना और उसका अर्थ निकालना, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी उस विषय का काम दिया उसको उतारना, उसको कार्य को करना, याद करने का कार्य करना। जैसे ही 35 मिनट प्रारंभ हुए, मैंने 35 मिनट का पीरियड माना है, तो 6 पीरियड जिस विषय का प्रारंभ हुआ और 6 पीरियड का प्रारंभ होने के पश्चात जिस विषय का भी हमने टाइम टेबल में बनाया है उस विषय को 35 मिनट पढ़ें। सप्तम पीरियड प्रारंभ हो गया, उसमें भी 35 मिनट का पढ़ें। अष्टम पीरियड प्रारंभ हो गया, अष्टम पीरियड में भी मैंने 35 मिनट का अध्ययन करने के पश्चात ये मन के अंदर भाव होना चाहिए कि अब विद्यालय का अवकाश हो गया। और अवकाश होने के पश्चात जैसे ही हम अपने घर पर आते हैं, स्कूल से जाते होंगे घर पर, उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की थकान हमको हो ही जाती है, तो निश्चित हमको पढ़ाई करने के पश्चात जब आते हैं तो भूख भी लगती है, तो निश्चित हमें उस समय कोई खाना खाना चाहिए। खाना खाने के पश्चात विश्राम भी करना चाहिए और 1-1.5 घंटे, 1 घंटे का 2 घंटे का, इस समय गर्मियों का मौसम है, जितना शरीर चाहता है हमारी थकान दूरने के लिए उसको हम लेट करके विश्राम करें। नींद आती है तो सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आती है तो भी हम लेट करके विश्राम करें, उस समय हम पढ़ना नहीं चाहिए। अब उसके पश्चात हम जो भी विद्यालय से जब जाते थे घर पर, जब विद्यालय हम आते थे, ये मन के भाव रखने के पश्चात जब भी हमने इस टाइम टेबल के अनुसार हमने पढ़ा है और पढ़ने के पश्चात हमको क्लास में कोई चीज़ उसे 35 मिनट में नहीं, ये भाव मान करके और कितना अधूरा रह गया है उसे, इसमें हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कम से कम अध्ययन करना ही चाहिए और विषय बदल करके अध्ययन करना चाहिए। लिखने का कार्य हो चाहे याद करने का कार्य हो, ये उस समय करना चाहिए। अब इसमें 2 घंटे पढ़ने के पश्चात शाम का समय हो रहा है,
शाम के समय हो रहा है तो हम अपने मोबाइल से अपने मित्रों से बात करनी है, अथवा हमें शाम के समय जाकर के मूड फ्रेश करने के लिए, टहलने के लिए निकलना है, घूमने के लिए निकलना है, कोई आपत्ति नहीं, करें, जाएं, निकलें, घूमें, अपना मूड फ्रेश करें। जैसे स्कूल से आने के पश्चात, स्कूल का कार्य करने के पश्चात, तो हमने घर पर रह करके स्कूल मान करके जो कार्य किया है, तो निश्चित है दिमागी थकान हो गई होगी, तो उसको घूमने के लिए निकलें, लेकिन ध्यान हमको यही रखना है, घर से निकलें तो मास्क लगा करके निकलें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप ठीक नहीं रहेंगे, तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। ये भाव अपने मन के अंदर ले करके 1 घंटे घूमने का कार्य करेंगे और फिर वापस जा कर के अपने घर पर निश्चित ही शाम का समय होगा। और हमको यदि समाचार देखने का शौक़ है, कोई टीवी पर सीरियल देखने का शौक़ है, कोई आवश्यक उसमें नहीं है कि हम उसको न देखें, समाचार भी सुनें, टीवी का सीरियल जो मन का प्रसिद्ध प्रिय है उसको भी देखें, उसके पश्चात भोजन करें, परिवार के साथ गपशप करें। और जैसे ही हम अपने निश्चित पढ़ने का समय होता है, तो उस समय भी हमको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति, जैसे स्कूल चलते थे, ये मन के भाव रहने के पश्चात हमको करना चाहिए। और उसके पश्चात जो निर्धारित समय हमारा, हम 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे सोते थे, तो हमें शरीर को विश्राम कर लेना चाहिए, शरीर को लाभ देने के लिए हमको सो जाना चाहिए। और जिस समय हम जगते हैं, विद्यार्थी को वास्तव में 4 बजे जग जाना चाहिए, 4:30 बजे जग जाना चाहिए, और उस समय जगने के पश्चात दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के 1 घंटे, 1.5 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। और वो स्वाध्याय करने चाहिए जो हम क्लास मान करके घर पर ही पढ़ रही है, लेकिन हमें ये मान करके मैंने पढ़ाई की थी, मैं स्कूल गया था, स्कूल की पढ़ाई की है, उस समय जो अधूरी रह गई है, याद नहीं कर पाई होगी, गृह कार्य नहीं कर पाया होगा, उसको पूरा नहीं कर पाया होगा, 35 मिनट हो गए थे, तो उस कार्य को हमें उस समय करना चाहिए। फिर हम उसी गतिविधि में आ जाएं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि हमारी दौड़ने की मानसिकता है, हम प्रतिदिन दौड़ लगाने जाते हैं, तो उस कार्य को बंद नहीं करें। कोई निश्चित समय में 1 घंटे पढ़ने के पश्चात 5 बजे, 5:30 बजे हमें घर से निकल करके दौड़ लगानी चाहिए। या दौड़ लगाने नहीं आते हैं, तो घर पर ही हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटे का कोई हल्का फुल्का व्यायाम करना ही चाहिए। फिर उसी जो मैंने क्रम बताया, उसी में क्रम में आकर के स्नान करने के पश्चात प्रतिदिन प्रार्थना का अभ्यास, या कुंदिंदु तुषार भरत धवला जो हम प्रतिदिन विद्यालय बोलते थे, वही सरस्वती वंदना करने के पश्चात वही टाइम टेबल जो हमने 1 दिन पहले बनाया था, उस टाइम टेबल के अनुसार हमने पढ़ना प्रारंभ किया, और फिर वही दिनचर्या स्कूल जाने के पश्चात को अपनाया, तो निश्चित हमारी सक्रियता बनी रहेगी। ये मन के अंदर उत्साह होना चाहिए, और मन के अंदर जब ये होता है तो ये सब ठीक होता है। मैं एक अपना ही एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने कक्षा 5 पास किया था, 20 मई को कक्षा 5 का परिणाम मुझे मिला था। उस समय की पढ़ाई में अंग्रेजी कक्षा 6th से पढ़ाई जाती थी, कक्षा 1 से नहीं पढ़ाई जाती थी। तो जैसे ही पंचम पास का मुझे रिजल्ट कार्ड मिला, मेरा स्कूल कक्षा 5 का तक का ही था। जिस स्कूल में पढ़ने वाले थे 6 में, वो गांव के थोड़ी दूर था, वो इंटर कॉलेज था, लेकिन मन के अंदर एक अलग प्रकार की उत्साह और उमंग था। उस समय जब अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, तो एक तो मन में भाव ये था कि मुझे 6 से अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी मुझे सीखनी चाहिए, अंग्रेजी में मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, ये मन के अंदर भाव जगा। और दूसरे स्कूल में जाऊँगा तो हम कैसे जाऊँगा, ये उत्साह और उमंग था। उस समय आज भी चलती, उस समय एक पाढ़ा की पुस्तक चला करती थी। हमारे पास कोई पुस्तक नहीं थी, लेकिन वो पाढ़ा की पुस्तक थी, और पाढ़ा की पुस्तक के पृष्ठ भाग में, पीछे वाले भाग में अंग्रेजी की ABCD दोनों प्रकार की लिखी होती थी, एक बड़ी ABCD और छोटी ABCD। उस पाढ़ा की पुस्तक पर ABCD लिखी हुई पुस्तक मेरे पास थी, तो मेरे मन के अंदर भाव आया, अभी 20 मई हुई है, 40 दिन हैं, 1 जुलाई को विद्यालय खुलेगा और हम विद्यालय में जाकर के अंग्रेजी सीखेंगे, इसलिए हम इस अवकाश के दिनों में घर पर ही हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। उस पाढ़े की पुस्तक के माध्यम से उसको देख कर हमारे पास जो पुस्तक कापियाँ जो बची हुई थी, उस पर कापी पर प्रतिदिन अभ्यास करते थे, और मैंने दोनों प्रकार की ABCD घर पर रह कर के सीख लिया। और फिर मैंने देखा कक्षा 6 में पढ़ने जाना है, हमारी गांव के किस छात्र ने कक्षा 6 उत्तीर्ण किया है, उसके पास जाकर के पुरानी पुस्तकें खरीदी, और पुरानी पुस्तकों में सबसे पहले मैंने अंग्रेजी की पुस्तक का अध्ययन किया। उसमें ABCD लिखी हुई देखी,
और मैं जो लिखता था और उसको देखा तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा, मेरी ABCD मैंने लिखना सीख गया, मैं अच्छा हो गया। और कई शब्द उसमें से मैंने कम से कम 100-200 शब्द उस जून के महीने में अंग्रेजी के याद कर लिए, बिना किसी सहयोग के कारण, अपने आप अपनी ललक के कारण, अपनी उमंग होती है। तो हम घर पर रहते हैं तो इसका मतलब है स्कूल में नहीं जाते हैं तो हमें क्या सक्रिय नहीं होना चाहिए? हमने सुना होगा, हम कई बार क्लास में जब पढ़ने आते थे, पूर्व छात्र होंगे, वर्तमान के छात्र, कई बार एक उदाहरण देते थे एकलव्य का। एकलव्य के मन में भी था कि बहुत बड़ी धनुर्विद्या हम सीखेंगे, और धनुर्विद्या सीखने के लिए जो महान उसके आचार्य थे उस समय द्रोणाचार्य, उनके पास एकलव्य गए कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। एकलव्य ने उनके प्रति जैसा भाव गुरु के प्रति होता है, भई भाव रख करके, उनके अलग प्रकार किसी प्रकार का भाव न आए, और उन्होंने मन में ठान लिया कि हमें तो धनुर्विद्या सीखनी है। कोई बात नहीं, गुरुजी ने कोई कारण होगा मना कर दिया होगा, और एकांत में एक जंगल में जा कर के उन द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके और उनके प्रतिदिन प्रणाम करने के पश्चात, उनको चरण स्पर्श करने के पश्चात और धनुर्विद्या का आरंभ करते थे। प्रतिदिन लगातार 1 घंटे से 2 घंटे धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। प्रतिदिन अभ्यास करने के पश्चात एक बहुत बड़े धनुर्धारी बने। हम सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने गुरु का भई भाव रखा, जो एक जैसा गुरु होता है वर्तमान में जिस प्रकार से खड़ा है, अथवा वो मिट्टी की प्रतिमा को गुरु मान करके उन्होंने भई अध्ययन शुरू किया, और भई अध्ययन शुरू करने के पश्चात एक बहुत बड़े धनुर्धारी बने। इसलिए ये भाव हमारे मन के अंदर नहीं आना चाहिए कि हमको गुरु नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम नहीं सीख सकते। ये भाव हमारे अंदर है। वर्तमान में एक मैं आपके सामने एक कहानी के रूप में एक छोटा सा उदाहरण रख सकते हैं। एक राजा था और एक राजा के पास एक हाथी था। हाथी बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा धैर्यवान था। उस हाथी के कारण राजा ने सीमावर्ती राज्यों के राजाओं से विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए, और हाथी की मेहनत और ताकत के कारण उन्होंने सारे युद्ध जीते। और युद्ध जीतने के पश्चात वो हाथी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। तो राजा के मन में एक प्रश्न आया, इस हाथी के कारण हमने बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन हाथी कमज़ोर हो गया, हाथी बूढ़ा हो गया, तो भी हाथी को हम बेचेंगे नहीं, हाथी को घर पर ही रखेंगे। इसकी सेवा करने के लिए उन्होंने एक नौकर नियुक्त कर दिया, और उस नौकर से कहा इस हाथी की पूरी देखभाल करेंगे, इसकी पानी की, इसकी सानी की सारी चिंता आप करेंगे। और वो नौकर उसी हाथी की सेवा में लग गया। हाथी की सेवा करने के पश्चात एक दिन उस नौकर उस हाथी को लेकर के पानी पिलाने की दृष्टि से एक तालाब की तरफ ले गया। हाथी तालाब में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उस तालाब के अंदर जैसे प्रवेश किया तो उसमें दलदल था, बहुत कीचड़ था, और हाथी वो दलदल में फंस गया। नौकर ने बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं निकल पाया। लेकिन हाथी का नौकर ने ये सूचना अपने राजा को भिजवाई कि हाथी दलदल में फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है। राजा को सूचना मिली। राजा ने तुरंत 2 मंत्रियों को वहाँ भेजा। मंत्री वहाँ आए। मंत्री ने पूरी युक्ति लगाई, पूरा प्रयास किया, लेकिन हाथी वो दलदल में से नहीं निकल पाया। जब हाथी दलदल में से नहीं निकल पाया तो राजा ने फिर दूसरे मंत्रियों को भेजा और सेना के सिपाहियों को भेजा। पूरा रस्सा बांध के, रस्सा डाल करके पूरा प्रयास करने के पश्चात हाथी ने और हाथी के सिपाहियों ने और मंत्रियों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हाथी को निकाल नहीं पाया। हाथी ने बहुत राजा की मदद की, इसीलिए हाथी को निकालना ही चाहता था। उसने तुरंत आपातकालीन सत्र बुलाया, और संसद में सत्र बुलाने के पश्चात सब मंत्रियों को सलाह मशवरा किया। तो उसमें मशवरा करने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, महाराज मेरी एक राय है। क्या है? इस समय मैंने सुना है कि अपने जो गांव, अपना जो राज्य है, इसके किनारे से होकर के एक संत जा रहे हैं, और वो 4 बजे से अपने रास्ता है उससे होकर के निकलेंगे। वो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, और निश्चित उनके पास कोई न कोई उपाय होगा। राजा ने तुरंत 2 मंत्रियों को वहाँ भेजा, और उस संत के आने से पहले ही वो मंत्री वहाँ पहुँच गए। जैसे ही संत आए, संतों को प्रणाम किया, और उन्होंने राजा की बात को रखा कि मेरे राजा इस समय संकट में है। और क्या संकट में है कि राजा का हाथी एक तालाब का दलदल है, उसमें फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है।
आपके पास कोई युक्ति हो तो बताओ। संत ने कहा कि राजा का हाथी है, वो कितने दिनों से, बहुत दिनों से है। तो राजा का पड़ोसी राजा से कभी युद्ध हुआ? कहाँ, कई युद्ध हुए। तो उस युद्ध में हाथी कभी गया? प्रति युद्ध में हाथी गया है, हाथी के कारण ही युद्ध जीते थे। तो जो युद्ध जब होता था दूसरे राजाओं से तो उस समय ढोल नगाड़े भी बजते होंगे। कहाँ बजते थे? तो ढोल नगाड़े बजने के पश्चात जो राजा, जो हाथी का एक्शन होता था, कुछ एक्शन करता था, कहाँ करता था। तो वो ढोल नगाड़े इस समय भी राजा के पास उपस्थित होंगे? कहाँ हैं, बजाने वाले ही होंगे तो हैं। तो जाकर के राजा से कहना कि जो युद्ध के समय ढोल नगाड़े बजते थे, भाई ढोल नगाड़े तालाब के किनारे ले जा कर के और उस हाथी के पास जा कर के उनके द्वारा बजवाया जाए तो हो सकता है हाथी निकल सकता है। ऐसा संत ने जब कहा, उस मंत्रियों ने आकर के राजा से कहा, राजा ने भी वैसा ही किया, सब संत नगाड़े वालों को वहाँ भेजा और भेजने के पश्चात वहाँ पर ढोल नगाड़ी बजवाई। हाथी के कान हमने देखे होंगे, हाथी के कान बड़े होते हैं। जैसे ही हाथी के कानों में वो आवाज़ ढोल नगाड़े की बजी, हाथी बेदम था, बेसहारा था और उनके मन में विचार आया कि हमारे राजा पर कोई न कोई आपत्ति आ गई है और राजा का युद्ध प्रारंभ हो गया है और इस युद्ध में हमें राजा की मदद करनी चाहिए। तो जितनी भी ताकत थी हाथी के अंदर, बिना किसी सहयोग के कारण अपने तालाब के अंदर कीचड़ में इतनी जोर से ताकत लगाई कि हमें राजा की मदद करनी है युद्ध में जाकर के। ये भाव लेकर के हाथी ने अपनी अकेली ताकत से लगा करके कीचड़ को दलदल के पास आया, वो तालाब के पार करके तालाब के किनारे निकल आया। मेरा कहने का अभिप्राय है, ये सारी शक्ति हाथी जैसी आपके अंदर सभी विद्यार्थियों के अंदर है, चाहे वो वर्तमान के विद्यार्थी हैं चाहे पूर्व विद्यार्थी हैं। विद्यालय भले ही नहीं आते हैं, विद्यालय में आकर के कोई आचार्य अलग से कार्य नहीं कराते हैं। हम लोग जो ढोल नगाड़े बजाने का काम है वही करते हैं, लेकिन करना तो सब आपको है। ये सीधे सीधे हम ढोल नगाड़े आपको क्लास में बैठ करके नहीं करा पाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि मेरा भाव आपके प्रति कोई कम हुआ है या आपके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हुई है। जो अभी आपके विषयाचार रहे होंगे और वर्तमान में जो भी आपके विषयाचार हैं, उनके भई प्रवृत्ति मान करके हमें उनके विषय को उस समय ऐसे पढ़ाते थे, ये भाव लेकर के घर पर बैठ करके अध्ययन करेंगे तो निश्चित हम सक्रिय हो सकते हैं। और ये भाव हमारे मन के अंदर नहीं होना चाहिए कि हमें ऑनलाइन जो क्लासेस दी जा रही हैं और उसका काल करे सो आज करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। ये भाव मन के अंदर होना चाहिए कि कल के लिए कोई काम नहीं, टालम टोल का कार्य नहीं होना चाहिए। अपनी हम जब स्कूल में जाते थे भाई सक्रियता का भाव रख करके अपने हम सक्रिय रखना चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से इस समय सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, गूगल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टीचर नेट सर्च करने के पश्चात जिस विषय को हम पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, गूगल के माध्यम से हम उसको पढ़ सकते हैं। कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ऐसा सर्च करने के टीवी पर कई अध्यापक पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, तो हमें उसके लिए हमें सक्रिय रहना ही पड़ेगा। अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो जो हमने एक भाव अपने अंदर लिया है अच्छे बनने का, 90% अंक लाने का, 95% अंक लाने का, ये भाव नहीं रहेगा, हमारी सक्रियता समाप्त हो जाएगी। तो हम आगे चल करके यदि हम इसी रेस्ट में रहेंगे कि कब विद्यालय खुलेंगे तब पढ़ने जाएंगे तब हम अपना कार्य करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं, आप पूर्व छात्र हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो किसी अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी निराशात्मक भाव उनके अंदर है। कई छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के पश्चात प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था। इस लॉकडाउन में उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख हट रही हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की। हम ये भाव रख करके हमारी जो तैयारी में कमी रह गई है उसको हम और अधिक पढ़ाई करेंगे तब प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकेंगे। ऐसा भाव बनाना चाहिए। हमेशा सकारात्मक की सोच होना चाहिए, निगेटिव का भाव नहीं होना चाहिए। ये यदि मैंने ऐसा किया तो निश्चित ही एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी मैंने 15 अप्रैल की लगभग अपनी ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की और ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ करने के पश्चात एक कार्यकर्ता के घर जाना हुआ। सौभाग्य से जिस परिवार में मैं गया उस परिवार की 2 बहनें हमारी स्कूल में पढ़ती हैं। एक ने 9th की परीक्षा दी है, एक ने 6th की परीक्षा दी है। 9th वाली 10th में आ गई, 6th वाली 7th में आ गई। जैसे ही मैं उनके घर में गया
और उन्होंने मुझसे, प्रधानाचार्य नमस्ते, ऐसा जब मेरे सामने आई तो मेरे मन में आ गया कि इनको एक बार पूछ लें। मैंने पूछा कि हमने अभी क्लासें प्रारंभ कर दी हैं, क्या आपके पास कुछ काम आया, आपने काम किया? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रधानाचार्य जी मैंने कॉपी बना ली है। तो मैंने कि ज़रा मुझे दिखाओ कितना काम आपने कर लिया। तो 4-5 विषय का उसने काम प्रारंभ कर दिया था। 3 विषय की कॉपी लेकर के उसने मुझे दिखाई भी, और मैंने एक एक विषय की कॉपी देखी। उससे पहले भी जब 9th में वो बहन पढ़ती थी तो तब भी मैंने उसकी कॉपी देखी थी, कैसा उसका लेख था ये भी मुझे ध्यान था। और उसने व्हाट्सएप पर वो काम उतारना प्रारंभ किया था, तो कॉपी को देख करके मेरे मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। उस बहन का जो लेख पहले था 9th में, और 10th में आते ही घर का जो उसने कार्य किया, 3 मैंने, एक गणित की कॉपी, विज्ञान की कॉपी और अंग्रेजी कॉपी, तीनों कॉपियाँ जब देखी तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरे साथ मेरे विभाग प्रचारक, सह जिला कार्यवाही, ये 2 लोग और उपस्थित थे, और मैंने ऑनलाइन से जाने का माध्यम के काम उनकी कॉपियाँ जब दिखाई तो उनका भी प्रसन्न हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कॉपी है, और उस बहन से क्या याद करने का भी काम प्रारंभ करेंगे। तो ये एक अलग बात है कि मान लीजिए जो आचार्य जी हमको क्लास में पढ़ाते थे या लिखाते थे, बोल बोल करके लिखाते थे, तो जल्दी लिखने के कारण उस समय हमारा लेख वो जल्दी लिखने के कारण खराब हो जाता था। जितना अच्छा लिखना चाहते थे उतना नहीं लिख पाते थे। कभी कभी अशुद्धियाँ भी हो जाती थी। उनकी बोलने की बात क्लास 40-50 की होती थी, स्पष्ट आवाज़ न आने के कारण कुछ हम गलत भी लिख लेते थे। बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती थी, लेख गड़बड़ हो जाता था। और भाई कार्य आचार्य जी जब क्लास में पढ़ाते थे तो मन के अंदर उनके भी वैसा भाव नहीं था जिस प्रकार का इस समय भाव बना है। इसलिए वो विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात एक बहुत अच्छा नोट्स बना करके, वो कार्य केवल बालक नहीं देखेगा, उसके अभिभावक भी देखेंगे, और मेरे द्वारा यदि कोई अशुद्धि चली जाएगी तो इसमें मेरी बदनामी होगी, ये भाव लेकर के वो एक अच्छे प्रकार का नोट्स बनाते हैं, तब आपको वो फॉरवर्ड करते हैं और आप उसको उतारते हैं। तो ये निश्चित ही जो हम घर पे मन शांत करके जब उस पर से उतारते हैं तो स्वाभाविक है लेख हमारा अच्छा होगा, और अच्छा लेख हुआ है। ये मैंने उसी बहन की नहीं, और भी अनेक प्रकार की मैंने कॉपियाँ देखी हैं। तो निश्चित ही एक अच्छी सक्रियता, अच्छी पढ़ाई ये हम सब लोगों के मन में आ रही है। ऐसे विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, आपके सामने कुछ उदाहरण मैं और भी रख रहा हूँ। एक बहन हमारे यहाँ 9th में प्रवेश करने के लिए आई। सक्रियता की बात कर रहा हूँ, घर पर रह करके हम कैसे सक्रिय हो सकते हैं, बिना स्कूल आकर के हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। 9th में प्रवेश करने के लिए बहन जब आई तो यहाँ प्रवेश परीक्षा, लिखित प्रवेश परीक्षा होती है, और वो किन्हीं कारणवश जिस भी स्कूल में पढ़ती थी या जो मेरे पेपर में जो था उसने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने में भी कमज़ोर रही होगी, बहरहाल वो हमारा टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर पाई। उस बहन के अंदर बड़ा निराशा का भाव हुआ। यहाँ परीक्षा परिणाम देखने के पश्चात वो अपने घर पर गई और ये बात उसने अपनी मम्मी से कही। मम्मी भी बहुत समझाया, लेकिन वो रोना पीटना शुरू किया। मम्मी आप हमारा कैसे भी सरस्वती विद्या मंदिर में प्रवेश करा दो। तो उनके पड़ोस में जो एक और परिवार था, उनके भी बालक हमारे यहाँ पढ़ता था। उसके पश्चात उन पड़ोस वाली महिलाओं से उन्होंने कहा कि बहन मैं इसको सरस्वती विद्या मंदिर की 9th क्लास में प्रवेश कराना चाहता था, और वो प्रवेश परीक्षा है उसमें ये पास हो गई है, जिद कर रही है और मान नहीं रही है। इसका मन विद्या मंदिर के अलावा कहीं कह रही है मैं नहीं पढ़ूंगा, आप कैसे भी इसका प्रवेश करा दो। मुझे वो पड़ोसी महिला उनको जानती थी, मुझके बालक पढ़ने के कारण कई बार आना जाना रहता था, तो उन्होंने मेरा नंबर भी था, उन्होंने मुझको फ़ोन किया, प्रधानाचार्य जी सब ठीक ठाक है, एक बहन ने कल प्रवेश दिया आपके यहाँ, उसको टेस्ट में फेल हो गई है, क्या उसका 9th में एडमिशन हो सकता है। नाम मैं यहाँ पर इसलिए लेना नहीं चाहता, वो नाम लेना ठीक भी नहीं है। मैंने उसको नाम पूछा और नाम के अनुसार मेरे पास जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम था उसको मैंने देखा, और मैंने 9th में जो एक प्रवेश लेने का मानक बनाया था उससे उसका मात्र 1 नंबर कम था। मैंने शहर से उसको अनुमति दे दी, ठीक है आप भेज दीजिए, मैं उसका प्रवेश कर लूँगा, और मैंने उस बहन का प्रवेश भी कर लिया। 9th में उसने पढ़ा और पूरी 9th में अच्छी मेहनत की, लेकिन उसका क्लास में कोई भी 9th की वार्षिक परीक्षा में स्थान नहीं आया। लेकिन उसको लगा कि मेरी गति है वो बढ़ रही है, मेरी पढ़ाई मेरी अच्छी हो रही है। अब मैं हाई स्कूल में आ गया तो मेरा 9th में तो कोई क्लास में स्थान नहीं आया है,
लेकिन हम बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्थान प्रदर्शन करेंगे, स्थान लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा भाव मन के अंदर आया। तो उसने अपनी जो क्लास में मेधावी छात्रा थी उससे मित्रता की, उसको सहेली बनाया। मुझे मालूम है उसके घर में काफ़ी अंतर था दूरी में, फिर भी वो बहन दूसरी बहन के घर जाया करती थी, उस बहन को बुलाया करती थी। और स्कूल के अलावा से समय जो रहता था स्कूल के बाद, वो पर्याप्त समय पढ़ा करती थी। जिस बहन का जिससे उसने मित्रता की, कक्षा 6 में उसने प्रवेश लिया था, मुझे आज भी याद है। जो 3 स्थान क्लास में आते थे, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसमें प्रत्येक क्लास में 6, 7, 8 और 9 में स्थान रहता था। प्रथम नहीं तो द्वितीय, द्वितीय नहीं तो तृतीय, ऐसा उसका 3 में से कोई न कोई स्थान रहता था। 9th में भी आया था, जिस बहन से उसने मित्रता की। अंत में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा हुई, और बोर्ड परीक्षा होने के पश्चात जिस बहन का प्रति वर्ष स्थान क्लास में आता था, उसका तो स्थान प्रथम द्वितीय तृतीय में से कोई नहीं था, लेकिन उस बहन का जरूर विद्यालय में प्रथम स्थान आया। जिले में भी उसकी टॉप 10 सूची में भी उसका स्थान था। ये सक्रियता की बात है, ये घर की मेहनत के कारण है। स्कूल में तो सभी आचार्य सबको एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन उसने मित्रता की एक ऐसी बहन से की जिससे उसने सीखा। इसलिए हम सब लोग भी अगर विद्यालय में जब तक नहीं आते हैं, इसको न तो हम टाल सकते, न सरकार उसको टाल सकती। तो जब भी समय होगा तब स्कूल बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया जाएगा तब तक हम अपने घर पर इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। एक और बालक का हम उदाहरण आपके सामने रखा। एक मृगांक प्रकाश बालक था, 6 से हमारे यहाँ पढ़ता था, बड़ा मेधावी छात्र था। उसका भी क्लास में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान आता था, लेकिन वो 9th की जब परीक्षा हुई तब उसका प्रथम स्थान क्लास में नहीं आया। लेकिन पहला नहीं आया, लेकिन तृतीय स्थान आया, तो उसने कहा कि मैं अब पहला स्थान ला करके मानूंगा। ये जैसे ही 9th का परीक्षा परिणाम उसको मिला और उसने तय कर लिया, उससे एक बड़ा भाई उसका था, वो भी विद्या मंदिर में पढ़ता था अगली क्लास में, उसकी पुस्तकें उसके घर पर थी। उस समय सेशन जुलाई से प्रारंभ होता था, 2011 की बात है। सेशन जुलाई से मई तक चलता था, तो पुस्तकें उसके घर पर थी। जैसे ही 20 मई को परीक्षा परिणाम लेके गया और उस भैया की पुस्तकें उसने ग्रहण की, और पुस्तकों को सबसे पहले उसने गणित पर ध्यान दिया, और उस पर पूरा गणित उसने 30 जून तक पूरा गणित घर पर कर लिया। उसमें उसने अपने भैया का भी सहयोग किया, उसके पिताजी भी अध्यापक थे, उनका भी सहयोग लिया, और 30 जून तक पूरा गणित उसने घर पे कर लिया। अंत में जब परीक्षा परिणाम आया, 2011 की बोर्ड परीक्षा में जिले में उसका दूसरा स्थान था। विद्यालय में तो प्रथम स्थान था ही, लेकिन जिले की टॉप 10 सूची में उसका पूरे अलीगढ़ जिले में द्वितीय स्थान आया। विद्यालय में तो सभी छात्रों को पढ़ाया गया। उसका परिणाम जब परीक्षा परिणाम आया, तो उसके गार्जियंस ने मुझको घर पर बुलाया। मैं आचार्य स्टाफ के साथ घर पर गया, तब उन्होंने ये बात बताई, आचार्य जी इसने तय कर लिया था, वो बालक नहीं होता, मैंने तय कर लिया था 30 जून तक तो उसने पूरा गणित का घर पर रह कर के कर लिया था। मेरा भी सहयोग लिया, अपने बड़े भाई का भी सहयोग लिया, और पूरा गणित उसने कर लिया था। आज भी आप पूछ लिए तो गणित का कोई सवाल ऐसा नहीं जो नहीं आता है। तो कहाँ पर उसने मेहनत की, कब की? घर पर ही रह कर के तो की, जून की छुट्टियों में ही तो की। इसलिए ये मन के अंदर नहीं कि हम विद्यालय खुलेगा तभी सब कुछ कर सकते, हमको कर लेना चाहिए। और मृगांक प्रकाश से भी उदाहरण प्रस्तुत है उसका। उनको मृगांक प्रकाश यहीं का रहने वाला, अतरौली को हम मिल सकते, उसका द्वितीय स्थान आया था। कैसे उसने घर पर तैयारी की थी, ऐसा हमको हमारे मन के अंदर भाव आकर के हम घर पर रह करके तैयारी करनी ही चाहिए। विद्यालय खुलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दीपक जलने का उदाहरण, दीपक जब तक जलता है तब तक प्रकाश रहता है। दीपक का जिस दिन बुझ जाता है, अंधेरा हो ही जाता है। आप जब तक पढ़ोगे, चाहे घर स्कूल खुले या न खुले, अगर आप पढ़ते रहोगे तो सक्रियता बनी रहेगी। ये जो विद्याधन है, खर्च करने से ही बढ़ता है, पढ़ाई करने से ही बढ़ेगा। ये मन के अंदर भाव लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। शुभम महेश्वरी एक श्री जी बाबा का छात्र है, और जैसे ही इंटर की परीक्षा थी और 1 महीने पढ़ाई के होने से पहले ही, 1 महीने पहले से ही वो विद्यालय जाना बंद हो गया। मेधावी छात्र था, स्कूल में भी उसका नाम रहता था, जिले में प्रत्येक वर्ष उसके क्लास में आता था शुभम महेश्वरी का। लेकिन वो अपने आप, सब लोग अध्यापक ताज्जुब में रह गए कि मेधावी छात्र ये अपना नुकसान कर लेगा, ये घर स्कूल पर क्यों नहीं पढ़ता। उसने परिवार वालों से संपर्क किया, वहाँ के क्लास टीचर ने, उसने कहा वो पढ़ रहा है।
और वो पढ़ना भी बंद हो गया। घर पे जब भी देखते थे तो वो केवल 99999 99 लिखता रहता था। और उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया, वो लक्ष्य था उसका हमें 99% अंक लाने ही हैं। और उसको इसके मन के अंदर स्कूल ना आकर के वो अपने घर पर ही अध्ययन करता रहता। और हुआ भी वही कि वो बोर्ड की परीक्षा इंटर में उसके 99% अंक आए भी। तो हम उसको स्कूल में तो वो पढ़ता रहा, अंत में आकर के उसने घर पर पढ़ाई की और उसने इतने 99% अंक प्राप्त किए। तो मेरे मन के अंदर भी ये भाव होना चाहिए। हम प्रत्येक वर्ष जो टॉप 10 के छात्र होने वाले होते हैं उनकी अलग से क्लासें लगाते हैं। हाई स्कूल इंटर के सभी छात्रों के साथ बैठता हूँ और मैं टिप्स के रूप में उनको देता भी हूँ। कई बार अभिभावक गोष्ठियों में भी मैं रखता हूँ, छात्रों के साथ भी कहता हूँ। एक महाभारत के अंदर एक शब्द आता है पार्थ, और पार्थ की स्पेलिंग है PARTH। मैंने इसका इस प्रकार से विश्लेषण किया है। ये प्रत्येक छात्र को उसको समझ करके अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। पी का मैंने यहाँ पर अर्थ निकाला है पॉजिटिव। हमारी जो भी सोच है, ये छात्र की नहीं, छात्र के अभिभावक की भी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जिस प्रकार से छात्र का मैं एक लक्ष्य बोधक पत्रक भरवाता हूँ और वो विषयवाज अंक भी भरता है, तो उसने भर दिया मान लीजिए 95, तो उसका निराशात्मक अभिभावक को भी नहीं कहना चाहिए, छात्र को भी मन के अंदर ये नहीं चाहिए कि मैंने 95 भर लिए, 95 अंक आएंगे कि नहीं आएंगे। जब उसके 99 आ सकते हैं तो हमारी 95 आ सकते हैं। तो हमारी उनके प्रति पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच का भाव होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। कभी कभी बोर्ड परीक्षा के समय इस प्रकार हम इधर उधर से भटक जाते हैं। मान लीजिए मैंने बहुविकल्पी प्रश्न में कोई मुझे सही उत्तर आता था, मैंने कर लिया। अब मैं पड़ोसी छात्र का मैंने देख लिया, इसने प्रथम प्रश्न का बी लगाया, मैंने ए लगाया है। अब मेरे उलझ गए, मेरे मन में आया कि मेरे इसका बी सही हो सकता है, और मैंने काट करके बी कर दिया, वो गलत कर दिया। ये भी मेरे मन के अंदर भाव नहीं होना चाहिए। मेरी हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कभी भी नकारात्मक सोच की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद प्राथमिक शब्द आता है PA। ए का अर्थ मैंने यहाँ पर एक्शन, क्रियान्वयन। जो भी मैंने एक पाठ्यक्रम बनाया है, जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, मैंने तय तो कर लिया मेरे हिंदी में 95 अंक आएंगे, मेरे गणित में 96 अंक आएंगे, फिजिक्स में हमारे 97 अंक आएंगे। उसको हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे? अगर मैंने सही तरीके से क्रियान्वयन किया, स्कूल की छुट्टी है, रविवार का दिन है, जून का अवकाश है, शीतकालीन बहुत लंबे अवकाश होते हैं, इसमें भी मैं यही देखता रहा कि मैं स्कूल में जाकर के ये अध्ययन करेंगे, तो उस क्रियान्वयन नहीं हो सकता। लेकिन जो हमने लक्ष्य तय किया है उसको हमें क्रियान्वयन ही करना चाहिए। इसके बाद अगला शब्द आता है, अक्षर आता है R। इसको R का अर्थ है रेगुलरिटी, रेगुलर। अब मान लीजिए जो मैंने आज तो मैंने तय कर लिया, प्रधानाचार्य जी ने हमारी पढ़ने के लिए आग्रह किया है, और मेरे मन के अंदर हमें पढ़ना ही चाहिए। स्कूल का टाइम टेबल बना करके जो स्कूल में पढ़ाई करती थी वो भी 8 पीरियड करना चाहिए, फिर याद करने का चाहिए। ये एक दिन के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये निरंतरता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। नदी का पानी जब तक चलता रहता है तो साफ रहता है, और जब भी पानी तालाब में ठहर जाता है तो गंदा हो जाता है। हमारी निरंतरता खत्म हो जाएगी, हमारी रेगुलरिटी खत्म हो जाएगी, तो हमारी एक प्रकार का विराम लग जाएगा, हमारी पढ़ाई पर विराम लग जाएगा। ये भाव हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, निरंतरता हमारी प्रतिदिन बनी रहनी चाहिए। अगला शब्द आता है टी को हमने टाइम से जोड़ा है, समय से, समय पालन। समय का विभाजन करते हुए मैनेजमेंट अगर मैंने सही तरीके से कर लिया, समय का विभाजन कर लिया, किस विषय को कितना समय देना है, कितने समय हमें समाचार देखना है, कितने समय में टहलने जाना है, कितने समय मित्रों से बात करनी, ये सब आवश्यक है। लेकिन ये प्रतिदिन करना, समय से करना, समय के रहते हुए करना, बोर्ड परीक्षा आने पर ही करेंगे, ये भाव आ गया तो निश्चित हमारा ये समय का जो प्रबंधन है वो निश्चित इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। समय पालन करना, समय की उपयोगिता समझना, जो समय निकल जाएगा वो समय दोबारा नहीं आएगा, ये मन के अंदर भाव होना चाहिए, तब तो हमारी सक्रियता बनी रहेगी। इसमें अगला शब्द अंतिम अक्षर आ रहा है एच को मैंने हेल्थ से लिया है, स्वास्थ्य। इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। हम शरीर में स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा
तो हमारी पढ़ने के लिए बैठने की क्षमता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जरा सा मुझको कोई तकलीफ होती है तो तुरंत उसकी औषधि लेना। शरीर हमें जब मेहनत करेंगे तो पौष्टिक चीज़ों का खान पान का भी हमें ध्यान रखना है। ये सुनने वाले अभिभावक को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा छात्र इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी पौष्टिकता के लिए हम उसको इस प्रकार का कोई भोजन करा रहे हैं। आज कोई छात्र, कोई अभिभावक ऐसा नहीं है जिसके अंदर पौष्टिकता की चीज़ नहीं है। भाव उनके अंदर होना चाहिए स्वस्थ। कहीं थोड़ी सी भी उसको सर्दी जुकाम खांसी होती है तो उसको निश्चित उचित डॉक्टर से दवा दिला करके तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारे उदाहरण आपके सामने मैंने रखे। एक भैया हमारा जितेंद्र महगमा का था। एक बार वो जब इंटर में पढ़ता था, 2018 की बोर्ड परीक्षा उसने उत्तीर्ण की थी। इंटर में पढ़ता था, दुर्भाग्य से उनके जो पिताजी थे छत पर सो रहे थे और रात्रि में छत पर लक्ष्मणखा के बहाने जब उठे तो उनको ध्यान नहीं रहा और वो उनका पैर नीचे चला गया और वो छत पे से नीचे गिर गए। छत पे से गिर गए तो निश्चित उनको पर्याप्त चोट आई और इतनी चोट आई, साधारण परिवार था। जितेंद्र इंटर में पढ़ता था, उसका एक बड़ा भाई भी था। सवेरे उनको अलीगढ़ ले गए, लंबे समय तक उसका इलाज कराया। जब कई महीनों तक इलाज कराया तो आप स्थिति जानते होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी। जिसके परिवार में जिसके पिताजी चारपाई पर लेटे हों या हॉस्पिटल में हो, वो इंटर में पढ़े चाहे हाई स्कूल या किसी में ही पढ़े, तो उसका कितना पढ़ाई पे मन लगता होगा। बड़ा भाई और उसकी माँ हमेशा हॉस्पिटल में रहती थी। 2 महीने के पश्चात वो तुरंत उसके पिताजी घर पर लौट करके आए। तो जितना इंटर में पढ़ाई पढ़ने के लिए आना चाहिए उतने समय विद्यालय आया तो था, लेकिन उतना समय नहीं आ पाया। घर पर भी उतनी उसने समझदारी से नहीं पढ़ पाया जिसके पिताजी ऐसी स्थिति में लेटे। और फिर अंत तक वो घटना भी घट गई और वो उसके पिताजी उसी समय बोर्ड परीक्षा से पहले ठीक 1 महीने से पहले एक्सपायर भी हो गए, जिसको 2 महीना लगातार इलाज कराया हो। आर्थिक तंगी भी इस परिवार में आ गई और वो उसके पिताजी भी नहीं रहे हों और वो बोर्ड परीक्षा देने वाला हो, तो आप जानते होंगे क्या है। लेकिन वो बालक हिम्मत नहीं हारा। पिताजी शांत हो जाती, पिताजी जब दर्द किसी प्रकार का नहीं रहता तब वो बालक पढ़ता था। उस पढ़ने का उसका कोई समय नहीं था। उसको समय मिल जाता 12 बजे तो 12 बजे से 2 बजे तक मेधावी तो था, क्लास में उसका स्थान आता था। और उसने प्रारंभ में तय भी किया था, हम क्लास में ज़िले में हमें स्थान लाना है, और उसने वही किया। जब भी उसे मौका लगता था तो घर पर वो अध्ययन करता था। उस जितेंद्र का 2018 की बोर्ड परीक्षा में महगमा का रहने वाला है और उसने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में तो सर्वाधिक अंक आए ही उसके, लेकिन ज़िले में भी उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उस स्थितियों का हम सामना नहीं करेंगे तो हम आगे जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये मन के अंदर भाव होना चाहिए और निश्चित ही हम ये भाव हमारे मन के अंदर आएगा तो हम एक बहुत अच्छे छात्र बन सकते हैं, बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम बन सकते हैं। एक पहले की एक कक्षा 6 की पुस्तक में एक पाठ था। मैं कई बार यहाँ पर जो छात्र पढ़ने आते थे उन्हें उदाहरण दिया करते थे। एक आचार्य जी से क्लास में पढ़ाने जाते थे। एक मंद बुद्धि का छात्र था और उस छात्र को वो पढ़ाते थे और वो उसको याद नहीं होता था। उसको बहुत डांट से डपटते थे, उसको मारते पीटते थे। एक दिन मारते मारते उसका हाथ पकड़ लिया। आचार्य जी को थोड़ी ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। हाथ पकड़ा तो उसकी हाथों की तरफ देखा आचार्य जी ने, तो उसकी रेखा की तरफ देखा कि इसको जो विद्या की रेखा वो तो रेखा ही नहीं है, और जब विद्या की रेखा नहीं है तो ये याद कैसे कर सकता है, पढ़ कैसे सकता है। और तुरंत उन्होंने मारना उसे बंद कर दिया और उस बालक से कहा, भैया तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं, तू कैसे पढ़ सकता है, कल से पढ़ने मत आना, थैला उठा और यहाँ से घर जा। ये भाव लेकर के उस बालक को घर के लिए वापस कर दिया। बालक थैला लेकर के घर गया। उस समय मध्यावकाश नहीं हुआ था। प्रतिदिन सभी बालक मध्यावकाश में खाना खाने के लिए खाना लेके आते हैं। घर की तरफ जब गया तो रास्ते में जिस रास्ते से होकर के जाता था वहाँ एक बाग पड़ता था। बाग में एक संत रहते थे, स्वामी जी रहते थे। तो उस बालक के मन में आई कि यहाँ पर खाना घर पर जाएंगे तो तब खाएंगे, ठीक नहीं है, भूख भी लगी है, यहाँ बैठ कर के खाना खाएं। तो उसने अपना टिफ़िन निकाला, टिफ़िन निकाल के खाना खाया। उस स्वामी जी से कहा कि भाई पानी पिएंगे? उन्होंने कि पानी, ये बाल्टी है, ये कुआं है। उस समय
बहुत पहले की बात है, टंकी और नल नहीं थे। उस बाग में एक कुआं था, कुआं के पास एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी में एक रस्सी बंधी हुई थी। उस बालक से कहा इसमें से बाल्टी डाल के पानी निकाल लो, पानी पी लो। बालक ने उस बाल्टी को खाना खाने के पश्चात बाल्टी को पानी निकालने के लिए कुएं में डाली और बाल्टी निकाल करके पानी पी भी लिया। लेकिन हम लोग नहीं जानते होंगे, कुछ छात्रों ने देखा भी नहीं होगा कुआं, कुछ ने देख लिया होगा, लेकिन कुआं के जो किनारा होता है उसको मन कहते हैं, और मन पर रस्सी से बार बार पानी निकलता था तो उस पर दाग हो गए थे। लेकिन बालक का मन हुआ कि इस पर आखिर ये किसके दाग है। ये बाबा से पूछा, बाबा इस पर दाग किसने बनाए हैं। ये बाबा ने कहा इस पर दाग बनाए नहीं हैं, बार बार रस्सी निकलने के कारण इसमें दाग अपने आप बन गए हैं। तो बाबा ने कहा, छात्र को बहुत समझाने का प्रयास किया, बाबा मैंने अभी रस्सी इधर से निकाली, इसमें तो दाग बने नहीं। उन्हें कि एक बार में नहीं बनेंगे दाग, इसमें कई बार इस पर एक ही स्थान पर बाल्टी निकलेगी तब दाग बनेंगे। अच्छा ये पत्थर की ईंट है और इस पर दाग बन गए, बार बार करने से दाग बन जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा अगर कोई काम बार बार करोगे तो काम हो जाता है। ये पत्थर जैसे इस पर दाग हो सकते हैं। तो बालक ने भी कहा मेरे हाथ में हस्तरेखा क्यों नहीं हो सकती है, मुझे पाठ याद क्यों नहीं हो सकता। वो बालक वहीं पर किताब निकाल के बैठ गया। जिस आचार्य जी उसको मारा करते थे, याद नहीं हुआ था, उसने वहीं तय किया छुट्टी के समय घर पर जाऊँगा, मैं याद करूँगा यहाँ पर। कई बार वहाँ पर उसने याद किया, स्कूल से घर आया, घर पर उसने याद किया और उसने तय कर लिया आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा भी नहीं जब तक ये चीज़ याद नहीं हो जाएगी। लेकिन माँ शारदे की ऐसी कृपा हुई, उस बालक ने याद कर लिया। याद करने के पश्चात उसने कहा कि आचार्य मेरे हाथ को देखेंगे, रेखा नहीं है। तो उसने जहाँ विद्या की रेखा यहाँ पर होती है, ये भाव को लेकर के एक ब्लेड से एक रेखा बनाई और रेखा बना करके दूसरे दिन बालक बड़ी उमंग से, पहले क्लास में जाता था तो पीछे दुबक करके बैठता था। उस दिन बालक स्कूल में गया तो अगली वाली पंक्ति में बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो विषयाचार्य ने कहा था कल से स्कूल नहीं आओगे, तो इस पर वो बालक आगे बैठा हुआ दिखाई दे गया। तो आचार्य जी एकदम लाल बबूला हो गए, इस पर क्रोध करने लगे। तो उसे मना कर दिया, कैसे आ गया। मैंने गुरुजी, आचार्य जी आपने मुझसे कहा था कि याद करने के लिए मैं याद करके ले आया। आपने कहा आपकी हाथ में विद्या की रेखा नहीं, वो भी मेरे हाथ में विद्या की रेखा है। कहाँ है विद्या की रेखा। उसने दिखाई कि ये रेखा, ये तूने ब्लेड से बनाई है। कि ये तो ब्लेड से बनाई है, लेकिन आपने जो याद करने को दिया था मुझे याद हो गया है। याद हो गया तो सुनाओ। उसने जो याद करने को तो वो सुनाया भी। आचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए और वो बालक बहुत अच्छा अभ्यास करता रहा और अच्छा मेधावी छात्र बना। मेरा कहने का प्राय है, अभ्यास एक अलग चीज़ है। अभ्यास अगर नहीं करेंगे, निरंतरता आपके अंदर नहीं रहेगी, तो इस प्रकार से हम उसको आगे तक नहीं बढ़ सकते। सक्रिय हम तभी हो सकते हैं जब हम सक्रिय रखने का प्रयास करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो हम उसको अपने अंदर लाएं। और एक जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, मेरा पूर्व छात्र और ऐसे छात्रों से विनम्र निवेदन है जिनकी पढ़ाई पूरी करनी हो गई है और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाग लेना चाहते, जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं, वो मन के अंदर किसी भी प्रकार का भाव ऐसा न लाएं कि जो उनको ठेस पहुँचे। कभी कभी छात्रों के अंदर हीन भावना का भाव आ जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए। हमने परीक्षा की तैयारी की थी, उसकी डेट हट गई, तो तैयारी में कोई अंतर नहीं आनी चाहिए, उसको हमें और पढ़ाई अधिक करनी चाहिए। हो सकता है आपने कोई चीज़ परीक्षा में जो आने वाला उसकी तैयारी नहीं की है, ये भी भाव हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जो मुझसे चीज़ छूट गई उसका भी अध्ययन करना चाहिए। ये सारे काम होंगे, विद्यालय भी खुलेंगे, उनकी प्रतियोगी परीक्षा भी आएंगी, जिस जॉब के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो जॉब भी लगेंगे। ये भाव हमेशा उनके मन के अंदर आना चाहिए। कभी कभी मन के भाव ऐसा आ जाता है तो कोई गलत निर्णय लेते हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छे छात्र हैं, बहुत अच्छे छात्र हैं, सभी पूर्व छात्र हमारे अच्छे, इस विचार को सभी ने सुना होगा, निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे। जो मैंने ये 7 दिवसीय विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया है, इससे यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये लग रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, ये भी एक आपको सक्रिय करने का प्रयास किया है। 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चला, आज अंतिम दिवस है। यदि मेरी ये व्याख्यान माला आपको अच्छी लगे तो निश्चित जिस इस फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं उसमें कमेंट करें। आगे ये व्याख्यान माला सुनने का या व्याख्यान माला कराने का आपकी इच्छा हो तो इसको मैं आगे इस वेबिनार के माध्यम से और आगे बढ़ा सकते हैं।
आज के अवसर पर मैंने हम लोगों को सुना, हमारे सातों वक्ताओं को सुना और आपका बड़ा हमें सहयोग सानिध्य मिला। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आपके मन के अंदर ये कभी भी भाव नहीं आना चाहिए कि हम सक्रिय नहीं हैं। सक्रियता का भाव आना चाहिए, स्कूल में आएँ या ना आएँ। और मुझे नहीं लगता कि विद्यालय आप आएंगे, इस आपको अपने को स्वस्थ रखें। जब भी विद्यालय खुलेगा तो सबसे पहले इंटर हाई स्कूल के छात्रों को बुलाया जाएगा और जो भी सरकार के नियम कानून होंगे उसका हम सब लोग पालन करेंगे। आपको कई बार यहाँ पर सैनिटाइजर कराया गया है, सैनिटाइजर करने वाली मशीन खरीद ली गई है, आपको भी सैनिटाइज करने के लिए मशीन ले ली गई है। जब भी विद्यालय आप आएँ, जब भी विद्यालय खुलने का समय हो तो आप मास्क लगा करके आएँ, विद्यालय के पूर्ण वेश में आएँ, जिससे हमारे शरीर कोई अंग खाली न हो, कोई ऐसा न हो जो त्वचा दिखाई न दे। इस प्रकार का भाव मन के अंदर तय करके विद्यालय जब भी आएंगे, जिन्होंने पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीदी हैं वो पाठ्य पुस्तकें खरीद लें और घर पर ही रह करके अध्ययन करें। जब भी कोई इसी प्रकार की सूचना होगी वो सूचना आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझको सुना या मेरे वक्ताओं को सुना। धन्यवाद।